Hi guys, starting with Pemphigus. It is of three types. Pemphigus vulgaris, which is 70% occurrence, Pemphigus foliaceus, paraneoplastic Pemphigus. Now, Pemphigus होता क्या है? एक ये ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज है जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे होती है. ऑटो इम्यून और इंट्रा एपिथेलियल, ये एपिथेलियल के बीच में ब्लिस्टर्स बनते हैं इसके स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के. नाउ इट इज़ बी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून and it is of three types. Pemphigus vulgaris we are going to discuss. Coming on to etiopathogenesis. Now antibodies against बनती हैं, that is IgG1 and IgG4. ये केराटिनोसाइट्स जो सेल सरफेस पे होते हैं उनको इफेक्ट करती है एंड जिस कारण जो प्रोटीन है डेस्मोग्लिन 1 एंड 3 वो बन नहीं पाते हैं, जिस कारण आपको पता ही है डेस्मोसोम्स का काम क्या होता है, एडहेरेंस, क्योंकि वो उनके पास डेस्मोग्लिन प्रोटीन होता है जिस कारण एडहेरेंस होती है. तो ऑफ कोर्स इन्होंने एंटीबॉडीज़ ने केराटिनोसाइट सेल सरफेस को अटैक किया जिस कारण डेस्मोग्लिन नहीं बन रहा और उस कारण एडहेरेंस नहीं हो रही. नाउ सीइंग हेल्दी बॉडी प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज़ ने अटैक किया, ब्रेक आ गया एपिथेलियम में क्योंकि एडहेरेंस नहीं हुई, स्पेस क्रिएटेड एंड इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड एंड जिस कारण ब्लिस्टर वेसिकल एंड बुला फॉर्म्ड हो जाते हैं इंट्रा एपिथेलियली, मतलब जो एपिथेलियल की 3-4 लेयर्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं दैट ब्लिस्टर वेसिकल बुला. नाउ कमिंग ऑन टू क्लिनिकल फीचर्स, मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड एंड ये बहुत लेट एज में होता है 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में. नाउ जो ब्लिस्टर्स है ना वो बहुत रैपिडली रप्चर होते हैं. नाउ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेम्फिगस इज निकोल्स की साइन. इसमें क्या होता है ना, रबिंग पे ही रिमूवल हो जाती है स्किन की. क्यों? डिसरप्शन होती है डर्मल एंड एपिडर्मल जंक्शन ड्यू टू पेरीवेस्कुलर एडीमा. इनके बीच में एडीमा होने कारण जंक्शन टूट जाता है और जिस कारण रिमूवल ऑफ स्किन होती है ऑन रबिंग. ठीक है. और स्टार्टिंग जो पेम्फिगस की होती है ना ब्लिस्टर्स की, वो म्यूकोजा में होती है, जैसे हमारी ओरल कैविटी है म्यूकस. हाँ, वो 50 to 80% केसेस में होती है और 5 to 6 मंथ्स के बाद ये स्किन को अफेक्ट करती है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट टू शो लास्ट टू गो, बिकॉज यहाँ पर पहले हो रही है. नाउ रैपिड अपीयरेंस ऑफ वेसिकल्स एंड बुले जो थिन और वाटरी फ्लूइड से भरे होते हैं, उसके बाद वो पुरुलेंट पस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये रप्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं जिस कारण जो सरफेस है ना वो रॉ इरोडेड सरफेस शो होता है. नाउ ओरल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है, म्यूकोजा 50 to 70% अफेक्ट होता है. ठीक है, बट ये क्यूटेनियस तक पहुंच जाता है विद मंथ्स जब टाइम ज़्यादा हो जाता है. इंटैक्ट बुला होता है एंड रेयर इन माउथ, मतलब इंटैक्ट बुला नहीं होगा, रप्चर हो गया होगा. ठीक है, इस कारण इरेगुलर, पेनफुल एंड स्लो टू हील. नाउ ये ना लैरिंग्स तक भी पहुंच जाते हैं जिस कारण होर्सनेस हो जाती है एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. नाउ अदर मैनिफेस्टेशंस आर कंजक्टाइवा में भी हो जाती है, ईसोफेगस भी इन्वॉल्व हो जाता है, विजाइना भी इन्वॉल्व हो जाती है, सर्विक्स, पेनिस, यूरेथ्रा, एनस, ये सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है धीरे धीरे. नाउ जो एक रेयर है ना पेम्फिगस वेजिटेंस, इसमें ना एक बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर हमने याद रखना है. क्या? सेरिब्री फॉर्म टंग. क्या होता है, टंग पे ना ऐसे सल्काए गायरे बन जाते हैं जो वेरी अनकॉमन है, बट यहाँ ये करेक्टरिस्टिक फीचर हमने याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू हिस्टोपैथोलॉजी, इंट्रा एपिथेलियल आपको मैंने बता दिया, इंट्रा एपिथेलियली वेसिकल फॉर्म होती है और सुप्रा बेसल लेयर. ठीक है, जो बेसल लेयर है ना जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंटैक्ट बनाती है वो ना इंटैक्ट रहती है और उस कारण टॉमस्टॉप अपीयरेंस होती है. बाकी तो डेस्मोसोम का ना होने कारण ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, बट ये इंटैक्ट रहती है जिस कारण हमें टॉमस्टोन अपीयरेंस दिखती है. ना जो स्पाइनस लेयर है ना वो
एकैंथोलिसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन शो करती है, जिस कारण सेल्स की सेपरेशन हो जाती है। नाउ यहाँ पे राउंड स्वोलन सेल होगा विथ हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, जिसको हम जैंग सेल और अकेंथोलिटिक सेल्स भी बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर है ना। हम डायग्नोसिस में दो तरह कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकली और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। हिस्टोपैथोलॉजी में हम जैंग सेल्स देखेंगे, अगर जैंग सेल्स प्रेजेंस है हम कह सकते हैं, और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम IgG एंटीबॉडी देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस में। नाउ ट्रीटमेंट ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी क्रोनिक डिजीज है ना। ट्रीटमेंट हम पहले हाई डोज देंगे सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एट इज प्रेडनिसोलोन, उसके बाद हम लो डोजेस पे आएंगे, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं, दैट इज स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट्स एजाथियोप्रिन मॉफेटिल। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हैं, दैट विल टारगेट बी लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोइम्यूनिटी एंड विल स्टॉप, एंड इट इज़ रिटुजामिब। नाउ क्रोनिक होती है ना ये डिजीज, तो इसका रिमिशन रेट वेरी हाई है, लाइक आज अगर स्टॉप हुई वो 10 साल में फिर हो जाएगी। सो दिस इज साइक्लिक इन नेचर, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी, बार बार होती रहेगी। थैंक्स।